In previous classes, we have studied the issuing control, where we have discussed the how do we use our store food and beverages by with the help of the legitimate permission of the decision maker or the our manager. Okay, so we have discussed the couple of thing with storing with the storing control and the issuing control. We have studied the issuing control. We have it means directly those procedures and standards which require and which we establish for issuing the food from the storage areas to the kitchen areas, और जहां हम फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, वहां पर तक के लिए हमें जो प्रोसीजर हम एस्टेब्लिश करते हैं, जो स्टैंडर्ड हम वो करते हैं, उसके लिए जो हम प्रोसीजर बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं इशूइंग कंट्रोल. ऑन द अदर हैंड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड स्टोरिंग, तो food storing, we establish all those procedure and standard and follow these procedures for storing the all the received food, all the delivered food which we have received from the our vendor side. Now we are moving further to the next part, which is the रिक्वेसाइट फॉर्म. जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि हम जब भी कोई, अगर हमें स्टोरेज एरिया से या फिर स्टोर से हमें कोई सामान चाहिए रहता है, तो हमें उसके लिए एक एप्लीकेशन या फिर एक हमें रिक्वेस्ट रेज करनी होती है अपने मैनेजर के थ्रू कि किस क्वांटिटी में कौन सा सामान आपको चाहिए, कितनी यूज के लिए. ठीक है, तो फॉर दैट वी हैव टू रेज अ रिक्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म विच वी कॉल्ड एज रिक्वेसाइट फॉर्म. ओके, रिक्वेजिशन फॉर्म. इस फॉर्म की हेल्प से आप देख रहे होंगे, ये एक सेकेंड, you may see here the requisite form is required to raise your request कि आपको कितनी क्वांटिटी में कितना सामान अपने किचन के लिए चाहिए. ठीक है, अगर आप किचन स्टाफ में काम कर रहे हैं और आपके शेफ ने आपको बोला है कि हमें ये क्वांटिटी, आप हमें इतनी क्वांटिटी इतने इतने आइटम्स की अपने स्टोर से लेके आनी है. ठीक है, तो उसके लिए हमने एक प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया हुआ है ऑलरेडी, जिसके थ्रू हम ये सामान को ले सकते हैं, जो है एक रिक्वेसाइट फॉर्म. ठीक है, इसके लिए हमें इसमें जो रिक्वेस्ट करेगा उसके यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए रहेंगे. ठीक है, या उसका स्टैम्प चाहिए रहेगा, चाहे फिर वो शेफ हो या फिर आपका मैनेजर हो. ठीक है, कोई भी हो सकता है. तो उसके लिए आपको उसकी लेजिटिमेट परमिशन के बाद ही आप इस तरह से एक फॉर्म होता है, उसको फिलअप करके ही आप अपनी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, जहाँ पर द शेफ और योर मैनेजर will mention all these descriptions which he or she wants for the preparing area. Okay, and here they mention all the quantity which they require. For instance, they have mentioned 6, यहाँ 50, इन्होंने 46. ओके, यहाँ पर जो 6 कैन है, यहाँ पर 6 कैन फॉर ग्रीन पी. ओके, 50 पाउंड फॉर शुगर. ओके, 40 पाउंड इसको इनको चाहिए ग्राउंड बीफ, और 6. ओके, और इनको फिर चाहिए 6 जो आपका ये पाउंड है, वो चाहिए इनको लोयन पॉर्क. ठीक है, सो हेयर दे हैव मेंशन ऑल दीज थिंग. हेयर दे हैव मेंशन द डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट ने आपको रिक्वेस्ट किया है. यहाँ पर जरूरी नहीं है मेन किचन ही आएगा, यहाँ पर आपका बेवरेज भी आ सकता है, जो बार टेंडर वगैरह होते हैं, बार के भी लोग यहाँ पर, बार डिपार्टमेंट भी आ सकता है. और हेयर यू हैव टू मेंशन द डेट. यू हैव टू मेंशन द डेट कि आपने किस डेट को ये रिक्वेस्ट रेज की है. ठीक है, हेयर यू हैव टू मेंशन ऑल दी फूड कॉस्ट. ओके, फूड कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ द पर यूनिट, कि आपकी पर यूनिट की कॉस्ट कितनी थी और आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है. ठीक है, अब ये चीज तो शेफ को पता नहीं होगी, ये चीज पता होगी किसको, रिसीविंग क्लर्क को पता होगी, या फिर आपके जो उसको हैंडल करता है स्टोर को, उसको मालूम होगी. तो ही विल मेंशन ऑल दोज थिंग. ओके, यूनिट कॉस्ट के अकॉर्डिंग इसको, वो सिर्फ जो आपका रिक्वेस्ट करने वाला होगा वो इसको रेज करेगा, अगर उसके पास थोड़ा सा आइडिया है. वैसे इनके पास आइडिया रहता है क्योंकि रेगुलरली स्टोर से सामान लेते रहते हैं, तो उनको ये इस तरह का जो फॉर्म है बार बार भरना ही होता है.
तो दे विल रेज रिक्वेस्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म, रिक्वेसाइट फॉर्म और रिक्वेजिशन फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर चार्ज टू फूड डिपार्टमेंट मतलब ये जितने भी हम इससे सामान लेंगे तो स्टोर, जो स्टोर क्लर्क होगा हमारा या फिर रिसीविंग क्लर्क है, वो हमारा जो सभी का चार्ज है वो हमारे डिपार्टमेंट को लगाएगा कि ये इतने सारे जो आइटम है, ये आइटम फूड डिपार्टमेंट ने यूज किए हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक परफॉर्मा फॉर दी this is the basic performer for the requisite form। ठीक है, this is the basic performer or this is the performer which we used while we are going to make a request for the any item which we require for the preparing purpose in the food department or the main kitchen department। Okay, now moving further to the next part, which is the food beverages transfer, यानी कि F&B transfer। Okay, so till now we have discussed the how do we control the issuing thing and how do we control the receiving thing, receiving and issuing। जब हम रिसीव करते हैं तो किस तरह के प्रोसीजर हमने एस्टेब्लिश करने हैं, और जब हम कोई चीज इशू करते हैं अपने स्टोर से, जो हमने स्टोर की हुई है, उनको वहां पर किस तरह के प्रोसीजर फॉलो होने चाहिए। सो वी हैव डिस्कस ऑल दोज प्रोसीजर्स इन ग्रेट डिटेल। नाउ वी आर मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज मोर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द ट्रांसफर। यहाँ पर ट्रांसफर से मतलब उस ट्रांसफर से है कि आप जब किसी एक स्टोर से अपने जहां पर आपको जरूरत है, चाहे किचन में जरूरत है या फिर आपके बार डिपार्टमेंट में जरूरत है या फिर आपको रेस्टोरेंट में आपकी जरूरत है, जहां भी आपको इसकी जरूरत है, वहां पर आपका किस किस तरह के हम ट्रांसफर के प्रोसीजर और स्टैंडर्ड अपनाएं, जिससे कि हम अपनी कॉस्ट को, अपनी चीजों को बेस्ट यूटिलाइज करके उससे प्रॉफिट कर सकें। ठीक है, सो यहाँ पर हम ट्रांसफर को दो तरह से समझेंगे। ओके, वी विल अंडरस्टैंड द ट्रांसफर थिंग and we have classified the F&B transfer into two part। Okay, F&B transfer, we classified these transfers into two part। First is intra unit transfer, the second part is inter unit transfer। ओके, ये सेम वैसा ही है जैसे आपके, ये आपने इंट्रा और इंटर वर्ड तो काफी सुना होगा। इंट्रा का मतलब होता है, सर मैं बताऊं? विद इन, कोई बात नहीं, बता रहे हैं। इंट्रा का मतलब है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और इंटर का मतलब है विद इन दी चेन यूनिट। यानी कि अगर हमारा कोई चेन रेस्टोरेंट है तो हम अपने वाले रेस्टोरेंट से किसी और लोकेशन के रेस्टोरेंट में कोई चीज भेजते हैं तो हम उसको इंटर यूनिट बोलेंगे। अगर हम अपना एक रेस्टोरेंट है उसमें हम अगर अपने डिपार्टमेंट के ही डिपार्टमेंट में ही अगर हम चीजें ट्रांसफर करते हैं तो हम उसको बोलेंगे इंट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम विद इन डिपार्टमेंट में कोई चीजें ट्रांसफर करेंगे स्टोरेज एरिया से जहां पर हमें चीजें की जरूरत है वहां तक, तो उसको हम इंट्रा डिपार्टमेंट, ठीक है, यानी इंट्रा यूनिट और इंटर यूनिट। आप जैसे आपके जैसे होते हैं ना कॉलेज कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन एंड और इंट्रा डिपार्टमेंट कंपटीशन, ऐसे ही ये वर्ड तो सभी काफी फेमिलियर वर्ड है, काफी लोगों ने सुना भी होगा इसको। ओके, इंट्रा एंड इंटर। तो ये हमारे दो तरह के ट्रांसफर इसमें होते हैं। जब भी हम ट्रांसफर की बात करेंगे F&B ट्रांसफर की, तो उसमें हम दो की बात करेंगे, पहला इंट्रा यूनिट एंड सेकेंड इज इंटर यूनिट ट्रांसफर। सो अब हम देखते हैं इन्होंने क्या मेंशन किया है। नाउ द F&B transfer means the transfer of item intended or to a section another section that require it। ओके, ये वही बात है जो हमने आपको बताई कि कोई भी F&B ट्रांसफर से सीधा सीधा मतलब होता है कि हम जब स्टोर एरिया से अपना जो हमारा सामान है, हम जिस सेक्शन में ले जाते हैं, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन, ये जरूरी नहीं है हम सिर्फ स्टोर से ले जाएं। ठीक है, हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ले जा सकते हैं। जैसे हमने अगर ऑर्डर किया है, जरूरत थी उसको
किचन डिपार्टमेंट को, लेकिन बाद में उसको जरूरत नहीं हुई तो उसने उस चीज को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो स्टोरेज एरिया से ही होगा, ये मैंडेटरी नहीं है। ये एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जहां भी इसकी जरूरत हो किसी भी सामान की, तो वहां पर जब ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं एफएनबी ट्रांसफर। सीधे सीधे उसका मतलब वहां से है। ठीक है, नाउ when we are going to the intra unit transfer, which is the first classification of the FNB transfer। तो इसमें हम देखते हैं द इंट्रा यूनिट ट्रांसफर वो ट्रांसफर होते हैं और या फिर जो बिटवीन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये वर्ड काफी आप इसको याद रख सकते हैं इंट्रा को याद करने के लिए कि whenever we are going to talk about the intra unit transfer, the intra unit directly intended to the F&B transfer between departments of food and beverages operations। F&B operations के बीच में जो भी ट्रांसफर होगा इंटरनली उनके डिपार्टमेंट के बीच में, उसको हम बोलेंगे इंट्रा यूनिट ट्रांसफर। दे इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ फूड। इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो सकती हैं? फूड डिपार्टमेंट का फूड हो सकता है, बेवरेजेस का लिकर हो सकता है, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, बिटवीन द किचन एंड बार। कई बार होता है जब हम बार में जाते हैं ना, बार में वहां पर जब हमें उसके साथ जब कोई चीज स्टार्टर के तौर पर दी जाती है तो वो ट्रांसफर ही है। तो वो रेस्टोरेंट से या फिर हम क्या करते हैं फूड डिपार्टमेंट से हमारे पास आता है और हम यहाँ यूज करते हैं बार में विद द अल्कोहलिक बेवरेजेस, लिकर के साथ। ठीक है, जो भी वो सर्व कर रहे हैं। और क्या होता है इंट्रा यूनिट, दूसरा इन्होंने दूसरे वे से बताया कि बिटवीन किचन एंड किचन इन दोज लार्जर ऑपरेशंस दैट हैव मल्टीपल फीडिंग फैसिलिटीज। हम जब किचन से किचन में ट्रांसफर करते हैं उसको भी हम इंट्रा ही बोलेंगे, क्योंकि हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। जहां पर बड़े ऑपरेशन के काम होते हैं, यहाँ पर जहां पर F&B ऑपरेशन का अच्छा काम है, बड़े यूनिट्स हैं, वहां पर हम किचन से किचन में भी उनको भेजते हैं चीजों को। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ ट्रांसफर वी कॉल्ड एज दी इंट्रा यूनिट ट्रांसफर्स। ओके, सो वेन एवर वी आर, अब हम देखते हैं कि बार और किचन में किस तरह का ट्रांसफर, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, if we are going to talk about the example of the intra bar इंट्रा यूनिट ट्रांसफर, तो उसमें हम देखेंगे कि एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। मैनी किचन्स, ये देखते हैं ये वाला, मैनी किचन यूज बेवरेजेस आइटम सच एज वाइन, ठीक है, कॉर्डियल्स, ब्रांडी एंड इवन एल टू प्रोड्यूस सॉस। ठीक है, परफेक्ट सर्टेन बेक्ड आइटम्स एंड रेयर बिट्स। occasionally these beverages are purchased by the food department for the use of kitchen, kept in the storeroom until needed, and then issued on the requisition directly to the kitchen। ओके, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि जब ये इसका एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि बार और किचन का हम किस तरह से ट्रांसफर करते हैं। कई बार क्या होता है वाइन और ब्रांडी वगैरह की जरूरत होती है किचन को, किचन के शेफ को अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए, जिससे कि हमारा फूड क्या रहे, थोड़ा लंबे समय तक बना रहे और वो जल्दी से खराब ना हो। और उसको एडिशनल फीचर देने के लिए एडिशनल उसमें, ठीक है, इसमें एडिशनल फीचर देने के लिए दे विल यूज दी सम काइंड ऑफ बेवरेजेस विच दे रिक्वायर फ्रॉम दी बार साइड। ओके, तो उनको उसके लिए बार से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, बार से रिक्वेस्ट करके चीजें खरीदते हैं फूड डिपार्टमेंट से। वो चार्ज होंगी फूड डिपार्टमेंट को और वो लेंगे बार से। ठीक है, तो बार से लेंगे तो वो बार से लेके रख लेते हैं और उनको ट्रांसफर कर देते हैं वहां स्टोरेज में रख देते हैं, यानी स्टोर रूम में। और फिर जब भी इनको जरूरत होती है, जब भी उसको उनकी नीड आती है उस चीज की, तो दे विल, फिर वो कैसे इशू कराएंगे उसको, उनको फिर चाहिए रहेगा रिक्वेजिशन फॉर्म। उनको एक रिक्वेजिशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको वो चीज वापस से मिल सकेगी। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दी classic example for bar and kitchen transfer whenever we are going to talk about the intra unit transfer। Okay, here we have discussed the transfer between bar and kitchen. Now moving further to the next part, which is the inter-unit transfer. In inter-unit transfer, as we have discussed that इसका जो बेसिक आइडिया इंटर यूनिट ट्रांसफर का, वो बिटवीन द चेन होता है, यानी कोई चेन प्रॉपर, अगर जैसे हम
होटल की बात करते हैं ना, अब हमारे पास होटल्स के कई सारी चेन्स हैं, जैसे क्राउन, जैसे कौन सी है, अकॉर है, मैरियट है, ताज होटल्स हैं, ठीक है। ये हमारी सभी तरह की चेन है, और इसमें क्या है, सबके अपने अपने होटल हैं, अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं। फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम अगर ताज की बात करें, तो ताज के पास क्या है, विवांता बाई ताज है, ठीक है, जिंजर होटल है। इसके अलावा क्या है, उसके पास ताज पैलेसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा किस तरह की प्रॉपर्टी है उनके पास, ताज कन्वेंशन सेंटर्स हैं। तो ये सभी तरह की इनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन चेन तो सभी की क्या है, सबका जो पेरेंट कंपनी का नाम है वो है IHCL, यानी कि इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। तो सभी उसके अंडर काम करती हैं और सभी ताज की प्रॉपर्टीज हैं। तो जब भी हम कोई चीज एक ताज की प्रॉपर्टी से दूसरी चार ताज की प्रॉपर्टी में ट्रांसफर करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इंटर यूनिट ट्रांसफर, लेकिन चेन तो वही है। इन सिमिलर वे वी यूज दिस टर्म इन FNB ऑपरेशन। ओके, FNB ऑपरेशन जब हम ट्रांसफर करेंगे, FNB ऑपरेशन में ट्रांसफर की बात आती है, तो दिस टर्म वी इन सिमिलर वे विल यूज in the FNB transfer. So inter-unit transfer, we directly refer to the those transfer of foods and beverages between the unit in a chain. ठीक है, जैसे हमने आपको बताया, the two example that follows illustrate inter-unit transfer and the effect of such transfer of food cost. ओके, सो इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया है, हम इसको देखते हैं कि इन्होंने क्या बताया है एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम इनको एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं कि इंटर यूनिट ट्रांसफर होते क्या है। हमने बेसिक आइडिया ले लिया, इसका बेसिक कंसेप्ट देख लिया। नाउ इन सम इंस्टेंस, कुछ एग्जांपलों में स्मॉल चेन्स प्रोड्यूस स्मॉल आइटम सम आइटम्स, स्मॉल चेन्स प्रोड्यूस सम आइटम्स, फॉर इंस्टेंस बेक्ड गुड। ये बेक्ड गुड यहाँ पर हो गया जो बेकिंग मेथड से बनते हैं। आपने कुकिंग मेथड अपने इसमें पढ़े होंगे हॉस्पिटलिटी ऑपरेशन 2 में, ठीक है, वहां पर आपको कुकिंग मेथड बताए होंगे। तो बेक इज द वन ऑफ द कुकिंग मेथड ऑफ द whenever we are going to prepare a food। तो बेकिंग करना या बेक करना एक तरह का मेथड है। तो वो एक बेक प्रोडक्ट बना रहा है, जहां पर वो चाहे फिर केक हो या फिर बिस्किट्स हो, कुछ भी बना रहा हो, ठीक है। तो स्मॉल चेन आर प्रोड्यूस सम आइटम्स विच इज, फॉर एग्जांपल दे हैव मेंशन दी बेक्ड गुड्स इन, okay, in only one unit, and then distribute those items to other unit in the chain. If the ingredient for the baked goods come from that particular unit regular supplies, then some record must be made of the cost of the ingredient used. Okay, they have mentioned the which they have used for making the final product। Okay, these are the items, ठीक है। ये है माराचिनो चेरीज और ये है सेलेरी। ओके, ये इसकी स्टोरेज यूनिट है, ये इसकी नंबर ऑफ स्टोरेज यूनिट है, ये इसकी स्टोरेज यूनिट की कॉस्ट है कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है। और यहाँ पर टोटल कॉस्ट वही सिमिलर वे है जैसे हमने पिछली बार इसमें निकाला था, जो हम टोटल की बात करते हैं, टोटल कॉस्ट की, तो ये इन्होंने ऐसे मेंशन किया। अब इस एग्जांपल से हम क्या समझते हैं कि कुछ होटल जो होते हैं, नहीं हम होटल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, फूड या फिर हम FNB के जो हमारे आउटलेट्स हैं या चेन रेस्टोरेंट हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि कोई जो छोटी चेन प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ बेक आइटम बनाती है, तो ईच वो क्या करती हैं, बनाती एक ही यूनिट में है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं अलग अलग अपने आइटम्स को अलग अलग यूनिट्स में। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बात करें, हम अगर कोई हमारा चेन है रेस्टोरेंट का या फिर फूड आउटलेट का, किस नाम से है, फूड कोर्ट नाम से है, ठीक है, फूड कोर्ट नाम से हमारा कोई चेन है, और हमारे जितने भी बेकिंग के प्रोडक्ट हैं वो हमारे कहाँ बनते हैं, आगरा में बनते हैं, ठीक है, आगरा में बनती है वो, बाकी की जो यूनिट है हमारी वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ट्रांसफर को हम क्या बोलेंगे, इंटर यूनिट, बन एक जगह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट बाकी सभी जगह पर हो रहे हैं, लेकिन जहां पर बन रहे हैं वो यूनिट भी हमारी ही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारी हो। ओके, सो इन्होंने भी ऐसी एग्जांपल दिया है, इफ द इंग्रेडिएंट आर बेक्ड गुड कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर यूनिट रेगुलर सप्लाई, देन some record must be made of the cost of ingredient used।
तो दे हैव मेंशन ऑल दीज थिंग फॉर दी ट्रांसफर। अब इंटर यूनिट ट्रांसफर में इन्होंने एक ये जब हम ये चीज करेंगे तो उसकी इन्होंने इनको क्या बनाना पड़ेगा, एक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कंट्रोल की बात कर रहे हैं। और जब भी हम एफएनबी कंट्रोल की बात करेंगे तो हम हमेशा हम क्या करेंगे, कुछ प्रोसीजर और स्टैंडर्ड की बात करेंगे जो हम इस्टेब्लिश करेंगे अपने एफएनबी ऑपरेशन में, जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकें और चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन विदाउट वेस्ट कर सकें। ओके, तो ये हमारा एक एग्जांपल इन्होंने दिया है, जो कि एक ये फॉर्म आपको दिख रहा है, इसमें छोटे से आपको ये आइटम्स, वी हैव मेंशन्ड दी आइटम्स एंड स्टोरेज यूनिट। ओके, ये हमारा क्यूटी में है, ये हमारा बंच में है, ठीक है। ये 1 यूनिट है इसकी, ये 2 यूनिट नंबर ऑफ स्टोरेज इसको चाहिए, ये रिक्वेस्ट हुई है रेज, इन्होंने मांगा है ये 10 जो सेव ओके, ये इन्होंने मांगा है ये 7 अक्टूबर। ये बार को चार्ज होगा और किचन से आ रहा है, ठीक है, ये प्रिपेयर हो रहा है किचन में और ये बार को जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है बार। तो ये बेक्ड आइटम इन्होंने मंगाए हैं और ये आपको मालूम ही है ये कॉस्ट कहाँ से आई है। ये सारी कॉस्ट पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको पर यूनिट कॉस्ट से। पर यूनिट कॉस्ट का मतलब आप ये समझा करो कि एक चीज अगर इतने की है, यानी 1 किलो आलू अगर 10 रुपए के हैं, तो 20 किलो आलू कितने के होंगे, ठीक है। तो 20 किलो आलू निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए पहले 1 किलो कितने के हैं। तो इसी तरह से अगर हमें ये पता नहीं होगा कि जो चेरीज हैं या सेलेरी हैं उनका क्या, हमारे पास एक यूनिट की क्या वो है, कॉस्ट है, तब तक हम उनको बता नहीं सकते कि कितनी कॉस्ट बाकी यूनिट की होगी। अगर हमें 25 यूनिट चाहिए और जब तक हमें पता नहीं है कि एक यूनिट कितने उसमें है, तो हम कैसे टोटल कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो when we are going to make the total cost, prepare the total cost, we have to understand the per unit cost. Now moving further to the next part, which is the, अभी हमने क्या देखे ये ट्रांसफर के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि हम एक जगह से दूसरी जगह जब हमें जरूरत होती है किसी आइटम की, तो हम किस तरह से ट्रांसफर और प्रोसीजर अपनाएं। नेक्स्ट पार्ट विच इज रिलेटेड टू दी chapter 7. Okay, so here we conclude the chapter number which is related to the all these issuing and the स्टोरिंग कंट्रोल। जो हमने अभी तक क्या पढ़े, हमने स्टोरिंग कंट्रोल पढ़ा है। अब हम देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या चीजें देख ली हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस दी फूड एफएनबी कॉस्ट कंट्रोल में हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज रिलेटेड टू दी विच इज रिलेटेड टू दी एफएनबी कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पर आप प्रोडक्शन कंट्रोल की बात हम करेंगे। अभी तक हमने जो चीजें सीखी हैं, सबसे पहले तो हमने देखे हैं, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से चीजों के बारे में हमने देखा है। सबसे पहले हमने देखे हैं कॉस्ट एंड सेल्स बेसिक्स। ओके, पहला चैप्टर हमारा ये था, यहाँ पर हमने कॉस्ट और सेल्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट देखे थे। फिर हमने देखा था कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है। ओके, वेयर वी हैव डिस्कस दी कंट्रोल। नाउ वी हैव डिस्कस दी सीवीपी। सीवीपी मतलब यहाँ पर है कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। यहीं इसी चैप्टर में हमने क्या देखा था, एक पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट देखा था, या फिर हमने देखा था ब्रेक इवन बीई एनालिसिस, ठीक है, यहाँ हमने बीई एनालिसिस देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था, फूड, यानी हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं एफएनबी, परचेज, परचेज कंट्रोल। फिर हमने लिया था पार्ट इसका नेक्स्ट विच इज दी एफएनबी रिसीविंग।
and storing control. Now we are in the chapter number 7, which is the F&B. हम यहाँ पर अभी सिर्फ फूड एंड यहाँ पर प्रोडक्शन की बात करेंगे, वो भी किसमें? अब इस वाले पार्ट में हम सीखेंगे फूड प्रोडक्शन कंट्रोल। फूड प्रोडक्शन कंट्रोल, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला पार्ट इसका हम यहाँ पर देखेंगे एज पर दी पोर्शन, ओके। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसको समझेंगे बाय द क्वांटिटी, ठीक है। तो हम इसको दो तरह से समझेंगे, पहला पोर्शन और नेक्स्ट इज क्वांटिटी। तो टिल नाउ वी हैव जस्ट, सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है ये पता होना चाहिए पहले तो हमें। हमारे सब्जेक्ट का नाम है F&B कॉस्ट कंट्रोल। जहां पर हम सभी कॉस्ट से रिलेटेड F&B ऑपरेशन में जो भी चीजें होती हैं वो किस तरह से कंट्रोल की जाए। अब आप देखो सब्जेक्ट में जैसे हमने देख रहे हैं कंट्रोल लिखा हुआ है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कंट्रोल का मतलब क्या है। जैसे हमने आपको कई बार बताया है कि कंट्रोल का सीधे सीधे मतलब क्या होता है, जब भी whenever we are going to establish any procedure, standard procedures और establish आएगा यहाँ पर, establish standard procedures and standards for F&B business, ओके। तो जब भी हम इस चीज को बात करेंगे, जहां भी हम अगर स्टैंडर्ड और अपने प्रोसीजर एक एक एकदम स्टैंडर्ड हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पर हम कंट्रोल कर रहे हैं, किसको करेंगे कंट्रोल, यहाँ पर F&B की बात कर रहे हैं, तो सारी चीजें हम F&B में ही देखेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कॉस्ट क्या होता है। तो कॉस्ट के लिए हमने चैप्टर फर्स्ट में ही देखा था, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट देखा था, सेल्स का कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है। फिर हमने ये देख लिया कॉस्ट में सेल्स हो गया, और हमने कॉस्ट भी देख लिया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए। फिर हमने जहाँ पर हमने वेरिएबल कॉस्ट देखी है, ठीक है, नॉन वेरिएबल कॉस्ट देखी है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट देखी है, फिक्स कॉस्ट देखी है, इस तरह के हमने कॉन्सेप्ट वहां देखे। इसके बाद फिर हम देखेंगे कंट्रोल, कंट्रोल क्या होता है। उसके लिए हमने चैप्टर 2 देखा जिसमें हमने कंट्रोल प्रोसेस पढ़ा, ठीक है। तो फिर हमने जब कंट्रोल प्रोसेस पढ़ लिया, हमने सभी उस तरह के कंट्रोल देखे, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ द कंट्रोल, ओके, व्हाट डू वी नीड कंट्रोल, ओके, हमें कंट्रोल की क्यों जरूरत है, कंट्रोल प्रोसीजर क्यों चाहिए, इसके क्या नेसेसिटी है। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा था कि सीवीपी क्या होता है। सीवीपी मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट का रिलेशनशिप देखा था हमने, ठीक है। यहाँ पर हमने कॉस्ट प्रॉफिट एंड वॉल्यूम का रिलेशन देखा था, ओके। जहां पर हमने कॉस्ट का वॉल्यूम के साथ और वॉल्यूम से हमें कितना प्रॉफिट हो जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकें, उसको रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया था। यहाँ भी हमने क्या किया था, एक प्रोसीजर या फिर स्टैंडर्ड मेंटेन किया था या फिर एस्टेब्लिश किया था, यानी कि हमने इन तीनों में एक रिलेशन बनाया था, जहां पर हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। सेल्स, जहां पर हमने एक फॉर्मूला देखा था, आपकी जानकारी के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर। हमने एक वहां पर एक फॉर्मूला देखा था जिसका था मतलब सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस क्या था, वॉल्यूम प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो हमने एक वहां पर ये देखा था, ये फॉर्मूला देखा था, ठीक है। इसके बाद हमने वहां पर इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मूलेज देखे थे। हमने इसके अलावा वहां पर क्या देखा था, बीई, बीई मीन्स ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, और ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। इसके अलावा हमने एक बार कॉस्ट कंट्रोल में क्या देखा था, एक बार कॉस्ट कंट्रोल में बजट देखा था, ठीक है। हमने इसमें बजट देखा था।
तो इसमें हमने बजट देखा था, तो इसमें देखा था हमने कि बजट कैसे बनाते हैं हम अपने जो कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, बजट का कैसे क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो वी हैव डिस्कस ऑल दोस थिंग इन द कॉस्ट कंट्रोल, देन वी हैव एस्टैब्लिश्ड द सीवीपी एनालिसिस, and we have discussed the basic concept and analysis, and we have also also discussed the diagram part of the बी, जहां पर हमने देखा कि बी को हम कैसे अचीव करें, बी का क्या इंपॉर्टेंस है, और ब्रेक इवन पॉइंट बीईपी वो क्या होता है, उसकी क्या जरूरत है और क्यों यूज करें हम उसका। ठीक है, तो ये हमने देखा इसमें जो कि हमारा था सीवीपी में। देन वी हैव डिस्कस दी एफ एंड बी परचेज कंट्रोल। अब परचेज कंट्रोल में हमने क्या देखा कि जब भी हम कोई चीज अगर हमने अपने रेस्टोरेंट, अपने फूड कोर्ट या फिर अपने एफ एंड बी ऑपरेशन के बिजनेस के लिए लेनी है, तो हम उसमें किस तरह के प्रोसीजर्स या फिर अपने स्टैंडर्ड बनाए जिससे कि हम मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम बेनिफिट कर सकें। ठीक है, ये हमने परचेजिंग में देखा। अब जब हम परचेज कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। तो रिसीविंग में हमें क्या करें, किस तरह के हमें प्रोसीजर रखनी चाहिए अपने, वो हमने देखे रिसीविंग में। और इसके बाद रिसीविंग के बाद फिर आती है बात स्टोर करने की। हमने खरीद लिया सामान, हमको मिल भी गया है अपने वेंडर से। अब बात आती है कि हम इसको कैसे इसका यूज करें और कैसे इसको स्टोर करें लंबे समय के लिए। तो उसके लिए हमने फिर कुछ स्टोरिंग कंट्रोल के प्रोसीजर देखे, जहां पर हमने डायरेक्ट और दूसरा पार्ट देखा था हमने, जिसमें हमने नॉन पेरिशेबल और पेरिशेबल प्रोडक्ट के बारे में जाना था। ओके, तो यहाँ तक हमने अभी सारी चीजें ठीक से पढ़ ली हैं, सही से रिवाइज भी कर ली हैं। नाउ अब हम आएंगे यहाँ पर प्रोडक्शन पार्ट में। अब हमने चीजें ले भी ली हैं अपने रेस्टोरेंट के लिए, ठीक है, खरीद भी ली हैं, उनको रिसीव भी कर लिया अपने वेंडर से, और हमने स्टोर भी कर दिया। अब आती है बात, हम इसको करेंगे कैसे, इसका जब प्रोडक्शन करते हैं, जब हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस तरह में उसमें हम किस तरह की प्रोसीजर या फिर किस तरह के हम स्टैंडर्ड फॉलो करें जिससे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके और मिनिमम यूज, मतलब कि हम कम से कम चीजों को यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कर सकें। ठीक है, प्रोडक्शन में किस तरह के हम प्रोसीजर अपनाएं, वो चीज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा हमने ओवरव्यू दिया अभी। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 7 फूड प्रोडक्शन कंट्रोल। अब सबसे पहले इसमें बेसिक हम इसका कंसेप्ट देखते हैं, जिसमें फूड प्रोडक्शन कंट्रोल के बारे में सिर्फ हम अभी पोर्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्वांटिटी की बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर भी हम हर जगह ये पढ़ रहे हैं, पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ठीक है, एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड या फिर एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉर प्रोडक्शन कंट्रोल आर डिजाइन टू इंश्योर दैट ऑल पोर्शन ऑफ एनी गिवन आइटम conform to management plan for that item, and that as far as possible each portion of any given item is identical to other portion of the same item। अब पोर्शन में हम देख रहे हैं, आपको पोर्शन में हम चार चीजें लेते हैं। ओके, आइडेंटिकल चार चीजें होती हैं। पहला इंग्रेडिएंट, दूसरा है इसके जो इंग्रेडिएंट का क्या प्रपोर्शन हम लें बनाने के लिए, वो है। तीसरा है प्रोडक्शन मेथड क्या है, और तीसरा और लास्ट है आपका क्वालिटी क्वांटिटी। यानी कि ये आपको, जैसे हम कोई प्रोडक्ट, जैसे हम कोई सामान हम फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हम अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मोमोज ही बना रहे हैं। ठीक है, मोमोज अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए किस किस तरह के हम पहले इंग्रेडिएंट लें। हमें सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए क्या क्या तरह के उसमें इंग्रेडिएंट चलते हैं। उसके बाद किस इंग्रेडिएंट को हमें किस प्रोपोर्शन में लेना है, पानी कम लेना है, ज्यादा लेना है उनको, या फिर उसमें जो हम मैदा यूज करेंगे वो कितनी हमें लेनी है, हमें उसमें किस किस तरह के